So hey guys, how are you all? I hope you all are doing well. So today in this video, we are going to study a very important topic of CPC, which is elements of civil suit. Before beginning with the video, I would like to request to like my video and subscribe to my channel. And also in the previous video, I have given a brief introduction to CPC. So the link is in the description. So kindly go and check the video. So let's start our video. So first topic हमारा आ जाता है parties to the suit. किसी भी सिविल सूट को फाइल करने के लिए पार्टीज का होना जरूरी होता है। जो दो हमारी पार्टीज होती हैं, हम ए और बी को लेके चल रहे हैं, तो जो पार्टी सूट को फाइल करती है वो हमारी हो जाती है प्लेंटिफ। जिसके अगेंस्ट फाइल करती है यानी कि जो सूट को डिफेंड करता है, दैट इज डिफेंडेंट। वहीं हमारा अगर हम एप्लीकेशन की बात करें, प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट तो सूट के केसेस में है। एप्लीकेशन अगर फाइल कर रहे हैं तो जो पार्टी फाइल करती है दैट इज एप्लीकेंट, जिसके अगेंस्ट फाइल करती है दैट इज रिस्पोंडेंट, जो उसको डिफेंड करता है। वहीं अगर हम अपील की बात करें तो जो पार्टी हमारी फाइल करती है दैट इज एपिलेंट, जिसके अगेंस्ट फाइल करती है दैट इज रिस्पोंडेंट। सो दीज आर द पार्टीज टू द सूट। नेक्स्ट टॉपिक हमारा समझ लेते हैं कॉज ऑफ एक्शन। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ए ने प्रॉमिस किया बी को, मैं तुम्हें कार दूंगा, बदले में बी को ए को 10 लाख रुपीस देने हैं। ए ने तो बी को कार दे दी, बट बी ने ए को 10 लाख रुपीस नहीं दिए। ये कॉन्ट्रैक्ट था जिसका क्या हो गया, ब्रीच हो गया, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब ए को क्या हुआ, यहाँ पे लॉस हुआ, साथ के साथ ए को हमारे यहाँ पे वॉयलेशन हुआ उसके राइट्स का। अब जब किसी के भी राइट का वॉयलेशन होता है, वो बंदा क्या करेगा, कोर्ट में अप्रोच करेगा। तो जो ये वॉयलेशन होता है इसी को हम कहते हैं कॉज ऑफ एक्शन। अब हम लीगल टर्म्स में इसका मीनिंग जान लेते हैं कि हमारी कोई भी राइट थी, उसका क्या हो जाता है जब वॉयलेशन हो जाता है। कौन करती है, हमारी दूसरी पार्टी करती है। तब हम क्या करते हैं, कोर्ट में उस पार्टी के अगेंस्ट अप्रोच करते हैं। तो हमारा बेसिकली जब कॉज ऑफ एक्शन अराइज होता है तब हम कहां जाते हैं, कोर्ट में जाते हैं। तो कॉज ऑफ एक्शन का मतलब क्या हुआ, वॉयलेशन ऑफ एनी लीगल राइट। यहां पे लीगल राइट का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि तुम कोर्ट में तभी अप्रोच कर सकते हो जब तुम्हारा लीगल राइट वॉयलेट हुआ है, क्योंकि इलीगल राइट इटसेल्फ इनइंफोर्सिबल बाय लॉ है और लीगल इन्फोर्सिबल बाय लॉ होता है। इलीगल इन्फोर्सिबल बाय लॉ है तो तुम उसके अगेंस्ट कोर्ट में अप्रोच ही नहीं कर सकते। तो वायलेशन ऑफ जब लीगल राइट होता है तब तुम्हारा क्या होता है, कॉज ऑफ एक्शन अराइज होता है, तब तुम कोर्ट में अप्रोच करते हो। तो कॉज ऑफ एक्शन क्या हुआ हमारा, वायलेशन ऑफ एनी लीगल राइट। अब कॉज ऑफ एक्शन भी हमारे 2 टाइप्स के हो जाते हैं, नॉन डिस्क्लोजर ऑफ कॉज ऑफ एक्शन एंड नॉन प्रूविंग ऑफ कॉज ऑफ एक्शन। जब तुम्हारा कॉज ऑफ एक्शन, कोई भी लीगल राइट तुम्हारा वॉयलेट हुआ था, तुम कोर्ट में अप्रोच करे, तुमने अपनी प्लेंट के अंदर, अभी मतलब समझ लो प्लेंट का मीनिंग हम आगे नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे। तुमने अपनी प्लेंट के अंदर, बेसिकली डिफरेंस होता है कि पार्टी जब सूट इंस्टीट्यूट कराती है, मतलब सूट फाइल करती है, तो वो प्लेंट के अंदर सारी चीजें मेंशन करती है। तुमने अगर अपनी प्लेंट के अंदर, तो कॉज ऑफ एक्शन उस प्लेंट के अंदर बताना बहुत ही ज्यादा नेसेसरी होता है। अगर तुम कॉज ऑफ एक्शन नहीं बताते हो तो तुम्हारी प्लेंट रिजेक्ट हो जाती है, रिजेक्शन हो जाता है तुम्हारी प्लेंट का। अभी बेसिक डिफरेंस यही समझ लो, क्योंकि इसको बहुत ही ज्यादा डिटेल में पढ़ना जरूरी है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो तुमने अपनी अगर प्लेंट के अंदर कॉज ऑफ एक्शन मेंशन ही नहीं करा, डिस्क्लोज ही नहीं करा, तो उस टाइम वो क्या हो जाता है, नॉन डिस्क्लोजर ऑफ कॉज ऑफ एक्शन। लेकिन वहीं पर अगर तुमने कॉज ऑफ एक्शन मेंशन तो कर दिया, बट जब सारी प्रोसीडिंग्स इनिशिएट हो रही थी कोर्ट की, तुमने अपना कॉज ऑफ एक्शन प्रूव नहीं करा कि मेरे साथ ये गलत हुआ था और इस वजह से गलत हुआ था, ये सारी चीजें तुमने प्रूव करी ही नहीं, तो वो तुम्हारा हो जाता है नॉन प्रूविंग ऑफ कॉज ऑफ एक्शन। सो आई होप तुम्हें कॉज ऑफ एक्शन का मतलब समझ आ गया होगा। सो नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, दैट इज सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर है तुम किस मैटर पे कोर्ट में अप्रोच कर रहे हो, क्या वो पर्सनल मैटर है या वो प्रोप्राइटरी मैटर है। यानी कि तुम्हारे साथ पर्सनल वॉयलेशन हुआ है राइट्स का, या तुम्हारी प्रॉपर्टी के साथ हुआ है। प्रोप्राइटरी मैटर्स आर बेसिकली रिलेटेड टू द प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी तुम्हारी मूवेबल भी हो सकती है,
इमूवेबल भी हो सकती है, डिपेंड्स ऑन द सर्कमस्टांसेस. सो सब्जेक्ट मैटर इज बेसिकली what matter, for what matter you are approaching the court. Okay, so whether it is personally affected or proprietarily affected, so that is the subject matter. So our next topic is title, that what a person is claiming in court. What a person is claiming, that suppose property का matter है A वर्सेस B. तो A ये क्लेम करते हैं कि मुझे बी ने मेरी प्रॉपर्टी के अंदर ट्रेसपास करा है और मुझे इस प्रॉपर्टी के ऊपर अपनी ओनरशिप डिक्लेयर करानी है कि ये प्रॉपर्टी जिसके ऊपर बी ने ट्रेसपास करा है, ये जो प्रॉपर्टी है जिसके ऊपर बी ने ट्रेसपास करा है, वो प्रॉपर्टी बी की नहीं है, वो प्रॉपर्टी मेरी है. तो कोर्ट में ए ने अप्रोच करा कि ये मेरी प्रॉपर्टी थी जिसके अंदर बी ने क्या करा, ट्रेसपास करा. अब मुझे अपनी इस प्रॉपर्टी पे ओनरशिप डिक्लेयर करानी है कि ये प्रॉपर्टी बी की नहीं होकर मेरी है. तो उस चीज को, जो चीज हम कोर्ट में क्लेम करते हैं, जैसे यहाँ पर ए हमारा क्या क्लेम कर रहा है, ओनरशिप, कि मैं इस प्रॉपर्टी का ओनर हूं, इस प्रॉपर्टी के ऊपर मेरा टाइटल क्या है, मैं इस प्रॉपर्टी का ओनर हूं. तो जो वो क्लेम करता है, जो टाइटल वो क्लेम कर रहा है कोर्ट पे जाकर, दैट इज कॉल्ड टाइटल. आई होप एवरीथिंग यू आर अंडरस्टैंडिंग प्रॉपरली. तब भी कोई डाउट्स आते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे आई हैव मेंशन बाय ईमेल आईडी, वहां पर आप क्वेश्चंस पुट अप कर सकते हो. सो नेक्स्ट इज मैटर इन इशू. ये भी इंपॉर्टेंट है. लीगल मतलब बताती हूं, फिर मैं इसको आपको एक्सप्लेन करूंगी. asserted by one party and denied by another party, that is matter in issue. कि ए और बी के बीच में क्या हुआ, ए कह रहा है ये बात सही है, बी कह रहा है ये बात सही नहीं है. क्या अराइज हुआ, डिस्प्यूट. डिस्प्यूट ही अराइज हुआ ना. ए कह रहा है ये बात है और बी कह रहा है ये बात नहीं है, दोनों के बीच में क्या अराइज हुआ, डिस्प्यूट. तो जब कोई दोनों पार्टीज के बीच में डिस्प्यूट अराइज होता है, डिस्प्यूट यानी कि वो एक पार्टी उसको एसर्ट करती है किसी बात को और एक पार्टी किसी बात को डिनाई करती है, तब एक डिस्प्यूट अराइज होता है. तो जब भी कोई डिस्प्यूट अराइज होता है उसको हम कहते हैं मैटर इन इशू. जिस डिस्प्यूट के लिए आप क्या करते हो, कोर्ट में अप्रोच करते हो कि इन दोनों पार्टीज के बीच में ये डिस्प्यूट था, इसलिए वो कोर्ट में आई. कि एक पार्टी मान रही है कि ऐसा है, दूसरी पार्टी डिनाई कर रही है कि ऐसा नहीं है. दैट इज मैटर इन इशू. लास्ट एंड सबसे इंपॉर्टेंट, दैट इज रिलीफ. रिलीफ कि all the things are stated in the court. Now what do you want from the court? कि A versus B में dispute arise हुआ था, प्रॉपर्टी का ही केस ले लेते हैं, प्रॉपर्टी के केस के ऊपर. सो अब A के फेवर में मान लो जो हमारे जज साहब है उन्होंने डिसीजन पास कर दिया. तो अब A हमारा क्या करता है, इसके बाद ऑब्वियसली बात है अपनी प्लेंट के अंदर रिलीफ क्लेम करेगा कि मुझे एक तो ओनरशिप दो, साथ के साथ मुझे दूसरी पार्टी से कॉस्ट दिलवाओ, जो भी मेरा खर्चा हुआ है, जितने भी कोर्ट एक्सपेंसेस हैं वो भी दिलवाओ, और अगर इस केस के अंदर कुछ भी मेरे को मेंटल हैरेसमेंट हुई है वो भी दिलवाओ. मतलब जो जो चीजें कोर्ट के आगे रिलीफ में क्लेम करा जाता है कि ये मेरा केस है, अब मुझे ये केस अगर मैं जीत जाता हूं तो मुझे ये चीजें चाहिए, वो सारी चीजें क्या होती हैं, रिलीफ. जो एक बंदा कोर्ट से मांगता है कि अपनी प्रेयर में मांगता है कि मैंने, ये मेरा केस था और इसके अंदर मेरे को ये लॉस हुआ है, मुझे अपना टाइटल चाहिए, मुझे वो सारे लॉसेस रिकमेंड चाहिए. अगर कोई भी एक्सवाइजेड मेंटल हैरेसमेंट हुई, वो सारी चीजें हारने वाली पार्टी पे करती है. सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो. आई होप यू हैव लाइक माय वीडियो.